सेशन। तो आज की क्लास में हमें जो बात करनी है मैथ्यू अर्नोल्ड को लेकर के बात करनी है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट मैथ्यू अर्नोल्ड देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेम्बर कि एक तो मैथ्यू अर्नोल्ड को क्या कहा जाता है कि मैथ्यू अर्नोल्ड वाज अ पिसिमिस्टिक पोएट। पिसिमिस्टिक पोएट, PESSIMISTIC। मैथ्यू अर्नोल्ड को एक टाइटल दिया गया है कि वो एक निराशावादी कवि थे। दूसरा पॉइंट ये है कि मैथ्यू अर्नोल्ड को एक और पॉइंट दिया गया है, मैथ्यू अर्नोल्ड को एक और पॉइंट दिया गया है कि ही वॉज एन एलिजाइक पोएट। ही वॉज एन एलिजाइक पोएट, ELEGIAC। ही वॉज एन एलिजाइक पोएट, वह एक एलिजाइक पोएट थे। ये भी एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि मैथ्यू अर्नोल्ड वॉज such a poet who presented Victorian life in true sense. Someone is posting कि will you take class or not। मैं फिर से डाउट में हूँ कि जेएस इंग्लिश टीजीटी जेएस इंग्लिश टीजीटी मे आई नो कि क्या हम लोग सही क्लास में हैं। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ठीक है। नो नो सर, नो सर। So I was telling you what I was telling you कि today I have Matthew Arnold, a well-known Victorian poet या a well-known poet of Victorian era और Victorian age। और इनको दो इम्पोर्टेंट टाइटल दिया गया है। एक टाइटल तो इनका है कि he was an elegiac poet। दूसरा टाइटल इनका है कि मैथ्यू अर्नोल्ड was वेल नोन पिसिमिस्टिक पोएट। तीसरा पॉइंट ये है कि मैथ्यू अर्नोल्ड एक ऐसे पोएट थे हु डिपिक्टेड एंड नरेटेड या प्रेजेंटेड विक्टोरियन लाइफ इन ट्रू सेंस। इफ द क्वेश्चन कम्स हु डिपिक्टेड एंड नरेटेड, तो अर्नोल्ड डिपिक्टेड एंड नरेटेड, अर्नोल्ड डिपिक्टेड एंड narrated, NARRATED, narrated Victorian life in true sense। जो विक्टोरियन लाइफ है उसको वो जो ट्रू सेंस में अगर किसी ने प्रेजेंट किया है तो किन्होंने प्रेजेंट किया है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने प्रेजेंट किया है। कि मैथ्यू अर्नोल्ड प्रेजेंटेड विक्टोरियन लाइफ इन ट्रू सेंस, डिपिक्टेड। एंड व्हाट इज विक्टोरियन लाइफ इन ट्रू सेंस? विक्टोरियन लाइफ इन ट्रू सेंस का सिंपल सा मतलब यही है कि जो समाज वो था, जो जैसे वो नजर आ रहा था, उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, उसको उसी वे में या उसी पोजीशन में उन्होंने उसको प्रेजेंट किया। जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो डाउनफॉल ऑफ मोरलिटी थी, डिग्रेडेशन ऑफ द मॉरल वैल्यूज था, जो क्लैश था, कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, इंडस्ट्री को लेकर के या किसी और इशू को लेकर के, वट एवर द प्रॉब्लम यू सी या वट एवर द प्रॉब्लम यू फाइंड, उन्होंने उसको एक तरह से ट्रू सेंस में प्रेजेंट किया। एक पॉइंट ये रहा है। दूसरा पॉइंट अर्नोल्ड के साथ ये आता है कि अर्नोल्ड ने ही कहा था कि विक्टोरियन एज वाज एन एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन। डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन। ये अर्नोल्ड का था, मेमोरियल वर्सेस उनकी पोयम है, उसमें उन्होंने ये बात कही हुई थी। मैथ्यू अर्नोल्ड है जो ये कहते हैं कि पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। और उन्होंने क्या कहा था? पोइट्री इज द
is the criticism of life. Criticism of लाइफ। जो पोइट्री है वो जीवन की आलोचना है। पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। इट्स अ स्टेटमेंट गिवन बाय मैथ्यू आर्नल्ड। एक और पॉइंट है जो आपको लेना है या जो आपको समझने की कोशिश करना है कि मैथ्यू आर्नल्ड ने ये कहा था कि जो उनकी पोयम है, उन्होंने कहा नहीं था, ये चीज देखने को मिलता है उनकी पोयम में। वन कैन सी द नोट ऑफ ह्यूमन मिजरी, द नोट ऑफ ह्यूमन ह्यूमन मिजरी, MISERY। जो मानव कष्ट है उसका जो दुखद संगीत है वो उनकी पोयम में देखने को मिलता है। द नोट ऑफ ह्यूमन मिजरी, यू कैन जस्ट सी। उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट वाज द टच स्टोन मेथड। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम क्या है, टच स्टोन मेथड। TOUCHSTONE, टच स्टोन मेथड। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था उनकी पोयम में। अगर आप देखेंगे कई पोयम्स हैं जो बहुत रिमार्केबल है। उसमें से अगर आप बात करेंगे, एक पोयम आपका डोवा बीच है, एक पोयम आपका इन मेमोरियल वर्सेस है, MEMORIAL, इन मेमोरियल वर्सेस है। तो यू सी व्हाट यू फाइंड की डोवा बीच है, इन मेमोरियल वर्सेस है। एंड इसके अलावा यू आल्सो सी वन सिग्निफिकेंट पॉइंट कि उनका एक पोयम रहा है सोनेट, जो शेक्सपियर पर उन्होंने एक सोनेट लिखा था, अदर अबाइड्स। शेक्सपियर सर नाम का शेक्सपियर। सोनेट। हाँ, अदर्स अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन thou art free। इसके अलावा उनका एक पोयम है स्कॉलर जिप्सी है, SCHOLAR, स्कॉलर जिप्सी उनका एक पोयम है। एक और उनका पोयम है रग बाई चैपल। कौन सा पोयम है? रग बाई चैपल। एक और पोयम है रग बाई चैपल, RUGBY, रग बाई चैपल, CHAPEL, रग बाई चैपल। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जब भी आप इन सब चीजों को देखेंगे तो एक वेल नोन पोएट, एक वेल नोन क्रिटिक के रूप में अर्नोल्ड आपके सामने नजर आते हैं। जस्ट रिपीट विथ मी, हु इज नोन एज पिसिमिस्टिक पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज का पिसिमिस्टिक पोएट कौन है? मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड। विक्टोरियन एज के एलिजाइक पोएट, फेमस एलिजाइक पोएट। सर मैथ्यू मैथ्यू आर्नोल्ड। आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड। Who presented Victorian life या who narrated Victorian life, who depicted Victorian life in true sense in his poetry। किन्होंने पोइट्री को ट्रू सेंस में प्रेजेंट किया अपनी पोयम? सर मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड। वन पॉइंट अगेन आई वांट टू नो कि जब आप मैथ्यू आर्नोल्ड की बात करते हैं तो मैथ्यू आर्नोल्ड में यू फाइंड व्हाट, नोट ऑफ ह्यूमन मिजरी। इसका क्या मतलब है, नोट ऑफ ह्यूमन मिजरी? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इससे क्या मतलब है, क्या मुराद है? व्हाट डू यू मीन बाय नोट ऑफ ह्यूमन मिजरी? का मतलब यह है कि उस समय जो मानव कष्ट था, जो कष्ट आदमी के जीवन में था, जो साइंस और रिलीजन को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो डाउट, डिस्प्यूट और डिस्ट्रैक्शन था, जो आपसी संबंध या रिलेशन अच्छे नहीं थे, ये सबके सबको लेकर के जो है क्या होती, खुल करके बात होती है। और उसका जो
जो उस समय की जो मनोदशा है या जो मन स्थिति थी, that has been depicted very well, that has been narrated or presented very well by मैथ्यू अर्नॉल्ड। तो उसको क्या कहा गया, वो जो कष्ट था वो वहां पे प्रेजेंट किया गया है। आई जस्ट वांट टू नो हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टच स्टोन मेथड। सर मैथ्यू सर अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड। सर ये Who टच said स्टोन that? मेथड क्या है? हाँ, आई विल एक्सप्लेन, वो लिटरेरी टर्म का हिस्सा है, आई विल एक्सप्लेन। इन्होंने कहा था पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। सर मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नॉल्ड। मैथ्यू अर्नॉल्ड अपनी किस पोयम में 3 पोएट को लेके कंपैरिजन करते हैं और उसमें से कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द ग्रेटेस्ट पोएट। सर इन मेमोरियल वर्सेस में। इन मेमोरियल वर्सेस। इन मेमोरियल वर्सेस पोयम 1850 में लिखी गई थी वर्ड्सवर्थ की मौत पर, और यह पोयम वर्ड्सवर्थ को एक तरह से श्रद्धांजलि के रूप में है। और इन मेमोरियल वर्सेस में 3 पोएट का जिक्र है, गेटे, GEOTHE गेटे, दूसरा बायरन, और तीसरा वर्ड्सवर्थ। इन मेमोरियल वर्सेस। और ये कहा गया कि इसमें से सबसे ग्रेट पोएट कौन है, वर्ड्सवर्थ है। तो गेटे GEOTHE, बायरन BYRON, और फिर उसके बाद आपके कौन है, वर्ड्सवर्थ है। गेटे, बायरन, वर्ड्सवर्थ, these 3 poets you see, या these 3 poets you find। अब उसके बाद जो है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो शीट है सब बातें हो चुकी है। उनकी एक पोयम है डोवर बीच है, द स्कॉलर जिप्सी है, मेमोरियल वर्सेस है, शेक्सपियर उनका सोनेट है, रंग बाई चैपल अभी आपको बात हो ही चुकी है। और तो ऑल दिस थिंग्स यू सी, बाकी उन्होंने कहा पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। ये सब कुछ चीजें रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट रही। शेक्सपियर जो सोनेट है वो शेक्सपियर की इसमें तारीफ की गई है। उसका बहुत फेमस लाइन है, अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन द वर्ड फ्री, या सेल्फ स्कूलिंग, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ ऑनर को लेकर के बात की जाती है। तो ये सब चीजें रही। और उनकी जो पोयम है उसमें एक तरह से एलिजाइक नोट आपको देखने को मिलेगा। यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड एलिजाइक नोट। एंड व्हाट इज एलिजाइक नोट? एलिजाइक नोट जो है यह इंडिकेट करता है कि उस समय की कंडीशन को लेकर के वो इतना दुखी थे कि अपनी हर पोयम में वो, मैं नहीं कहता कि ही इज क्राइंग, ही इज लैमेंटिंग, बट he tells that there is no importance of ethics, morality, goodness, virtue और ह्यूमन बींग्स लास्ट ह्यूमन वैल्यूज, जो मानव है उनमें जो ह्यूमन वैल्यूज है वो खत्म हो चुका है। इस वजह से उनकी पोयम में ये चीजें नजर आती है। आप में से किसी ने पूछा था कि आखिर टच स्टोन मेथड क्या है। इफ आई एक्सप्लेन इट इन माई सिंपल लैंग्वेज, जो टच स्टोन मेथड है वह एक ऐसा चीज है कि अर्नॉल्ड की नजर में जैसे कोई कीमती पत्थर हो। आप पहले उसकी एक इमेज, किसी कीमती पत्थर की इमेज आप अपने मन में रखिए। अर्नॉल्ड कहते हैं कि जैसे कोई कीमती पत्थर हो और वह कीमती पत्थर क्या किया जाए, केवल उस पर एक स्ट्रीक, STREAK, स्ट्रीक का मतलब होता है लाइन, खींची जाए। जब लाइन खींची जाएगी तो जो कीमती पत्थर है उसकी शाइनिंग, जैसी आप लाइन खींचेंगे उसकी शाइनिंग से ये पता चल जाएगा ये पत्थर कितना कीमती है। जरूरी नहीं कि आप पूरा पत्थर तोड़े, पूरे पत्थर को उसको खुरचे तभी उसकी कीमत पता चलेगी। उन्होंने कहा कोई भी चीज जो कीमती है, जो वैल्यूएबल है, उसका सिग्निफिकेंस केवल थोड़ी चीज, उसका थोड़ा सा ही सेवन करने पर पता चल जाता है। फिर वो ये है कि फिर वो ये कहते हैं कि ऐसे ही जो ग्रेट वर्क्स है, जो ग्रेट वर्क्स है,
या जो द ग्रेटेस्ट पीस ऑफ लिटरेचर है, दुनिया के जो बड़े बड़े पीसेज ऑफ लिटरेचर है, जैसे होमर का इलियड एंड ओडिसी हो गया, मैथ्यू उनका क्या नाम है, पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज बिगिन जॉन मिल्टन का हो गया, ये सब 12-12 किताबों में कई कई हजार लाइनें हैं। तो इनको समझने के लिए ये जरूरी नहीं कि हम पूरी किताब पढ़े। जैसे किसी पत्थर की वैल्यू, कीमती पत्थर का वैल्यू जो है, उस पर एक छोटी सी लाइन खींचने से उसकी चमक, उसकी गुणवत्ता, उसकी वैल्यू पता चल जाता है। ऐसे ही किसी अच्छे या महान रचना को समझने के लिए केवल उसकी कुछ लाइनें ले ली जाए और उसकी तुलना उसी के समकक्ष दूसरे वर्क से किया जाए। जैसे अगर हमें ये देखना है कि पैराडाइज लास्ट कितना अच्छा क्रिएशन है, तो हमें पैराडाइज लास्ट पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसकी चंद लाइनें आप ले लीजिए, 100 लाइनें, 150 लाइनें, 200 लाइनें जो आपको लगे, और फिर उसकी तुलना उसी के समकक्ष कोई दूसरा वर्क जैसे होमर की इलियड एंड ओडिसी या वर्जिल के एनीड से करिए, जो क्लासिक पीस ऑफ लिटरेचर हो, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वह किस कैटेगरी का वर्क है। तो ये चीजें थी टच स्टोन मेथड का। सिंपल सा उनका ये कहना था, इफ यू वांट टू जज द सिग्निफिकेंस, if you want to judge the value of a literary piece, you don't need to study the whole poem. You have to you have to cull up only some significant lines and compare those beautiful lines with the equal work, classic piece of literature. तो आपको खुद उसको पता चल जाए। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया जिन्होंने पूछा था, या सबको, जिन्होंने किया सबको। यस सर, यस सर। Yes, sir. ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक और जो है वर्ड यूज किया था, वह वर्ड था फिलिस्तीन। ये पीजीटी में कई बार आ चुका है, ये जितना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक वर्ड उनका था फिलिस्तीन, PHILISTIN। जो फिलिस्तीन शब्द है, यह शब्द से क्या मतलब है? फिलिस्तीन शब्द उन्होंने यूज किया था किसके लिए? मिडिल क्लास पीपल के लिए, या अपर मिडिल क्लास, स्पेशली मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पीपल ऑफ विक्टोरियन एज, जिनका इंपॉर्टेंस या इंटरेस्ट कल्चर और रिलीजन में नहीं है। इनका ये कहना था कि विक्टोरियन समाज में एक ऐसी जमात आ गई है जो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, और वो लोग जो है कल्चर और रिलीजन को खत्म कर रहे हैं। उनका कल्चर और रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैथ्यू अर्नल्ड एक ऐसे क्रिटिक थे जो कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। तो एक पॉइंट आपको इसको लेकर के बात करनी, एक पॉइंट इसको लेकर के बात करनी। सो आई थिंक कि ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है। Yes, sir. दूसरा चीज ये फिलिस्तीन शब्द, और उसके अलावा टच स्टोन मेथड, पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये सारा चीज, बाकी ये सिंपल सी चीजें चल रही है। दिस थिंग। अब उसके बाद जो है, उन्हीं के समय एक और पोएट है जिसका नाम है आर्थर ह्यूज क्लफ। 1819 में जन्म हुआ है, 1861 में मौत हुई है। आर्थर ह्यूज क्लफ जो है अर्नोल्ड के अच्छे दोस्तों में से थे। इनको भी, इनकी पोयम में भी क्या है, स्पिरिचुअल क्राइसिस, मैंने बताया था कि स्पिरिचुअल क्राइसिस जो है, यह विक्टोरियन एज का एक बहुत बड़ा या स्ट्रांग पॉइंट। ना ही विक्टोरियन एज, जब आप मॉडर्न एज की पोइट्री द वेस्टलैंड पढ़ेंगे टीएस एलियट का, और मतलब मेरा अपना इंटरेस्ट भी है कि मैं आप सब लोगों को द वेस्टलैंड और प्रूफराक मैंने तो पढ़ाया था, प्रूफराक को तो मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया था। द वेस्टलैंड जो है मैंने नहीं पढ़ाया अभी किसी क्लास में, और यूट्यूब पर भी केवल उसकी समरीज है, लाइन टू लाइन नहीं है। लेकिन वेस्टलैंड बहुत अच्छा टेक्स्ट है, उसे हर आदमी को पढ़ना चाहिए, खासकर मॉडर्न पोइट्री को जानने के लिए। इफ आई गेट टाइम तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा उसको। आर्थर ह्यूज क्लफ की वर्क में स्पिरिचुअल क्राइसिस है, और ये स्पिरिचुअल क्राइसिस विक्टोरियन एज से ज्यादातर उस वहाँ के लिटरेचर में, वहाँ के समय में इसका जिक्र है। एंड यू विल कम टू नो कि जो आर्थर ह्यूज क्लफ है, हियर यू फाइंड की स्पिरिचुअल क्राइसिस व्हिच ही sought to explain and explicate in much of his poetry in the Bathitoberna
ऑल दिस मतलब क्लफ टर्न इनटू, और उसके बाद में वो लव पोइट्री लिखने लगे थे। और आर्थर ह्यूज क्लफ जो है मैथ्यू अर्नोल्ड के अच्छे दोस्तों में थे। इनकी मौत पर उन्होंने जो है एक पोयम भी लिखा था, एलिजी भी लिखा था। आई एम मिसिंग की वो थायरिसिस था या रगबाई चैपल था, दो में से कोई एक। रगबाई चैपल नहीं, थायरिसिस था। थायरिसिस रहा है, रगबाई चैपल तो उन्होंने अपने फादर की डेथ पर उसको लिखा हुआ है। थायरिसिस आर्थर ह्यूज, हाँ आर्थर ह्यूज क्लफ, आर्थर ह्यूज क्लफ की मौत पर उन्होंने जो उसका लिखा हुआ है वो जो पोयम है कौन सी, THYRSIS, थायरिसिस पोयम इसमें। तो यू हैव टू को रिलेट आर्थर ह्यूज क्लफ विद हूम, आर्थर ह्यूज क्लफ विद मैथ्यू अर्नोल्ड। तो एक पॉइंट ये भी पूछा जा चुका है और ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको और ध्यान में रखना है कि एक पोएट है एल्जर्नॉन चार्ल्स स्विनबर्न। एल्जर्नॉन चार्ल्स स्विनबर्न जो है एक मूवमेंट पोएट से बिलोंग करते हैं और वो था प्री राफेलिट मूवमेंट, प्री राफेलिट मूवमेंट। एल्जर्नॉन चार्ल्स स्विनबर्न 1837 में जन्म हुआ, 1909 में इनकी मौत हुई है। और वो उनका कंट्रीब्यूशन एज अ ड्रामेटिस्ट भी था। लेकिन जिस मूवमेंट से वो बिलोंग करते वह मूवमेंट कौन सा था, वह मूवमेंट आपका था प्री राफेलिट मूवमेंट। इनका जो पोयम है 1806 में पोयम्स एंड बैलाड्स करके इन्होंने लिखा था। एव एटी वेल अ सॉन्ग ऑफ इटली, सॉन्ग्स बिफोर सनराइज। पोयम्स एंड बैलाड्स इनका आपको ध्यान में रखना है, फॉर टीजीटी एंड पीजीटी जो आपको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है। तो वी केम टू नो अबाउट चार्ल्स स्विनबर्न, और जिस मूवमेंट से बिलोंग करते उस मूवमेंट का क्या नाम था, उस मूवमेंट का नाम था प्री राफेलिट मूवमेंट, जिसमें एसी स्विनबर्न है और क्रिस्टीना रॉसेटी है, डीजी रॉसेटी है, और उसी को बुशनर ने फ्लेशी स्कूल ऑफ पोइट्री भी कहा है। एक और पोएट है एडवर्ड फिट्जजेराल्ड। इन्होंने उमर खयाम का जो पर्शियन वर्क है रुबैयात, उसका ट्रांसलेशन किया, आलदीस सिंह। और जो ये पर्शियन वर्क था, ये कई बार पूछा जा चुका है कि हु ट्रांसलेटेड पर्शियन राइटर जो उमर खयाम थे, उनका वर्क रुबैयात था, इसका ट्रांसलेशन किसने किया। इसका ट्रांसलेशन जो है एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने किया। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि हु ट्रांसलेटेड उमर खयाम से रुबैयात। एडवर्ड फिट्जजेराल्ड। एडवर्ड फिट्जजेराल्ड। और इसी पर उमर खयाम की रुबैयात पर ही जो है सोहराब और रुस्तम जो पोयम है किसका, मैथ्यू अर्नोल्ड का, वो आधारित है। ये चीज भी ध्यान में रखना है। और जो चार्ल्स स्विनबर्न है ये विक्टोरियन एज के पोएट है, किस मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? सर प्री-रैफेलाइट मूवमेंट। या इनका पूरा नाम क्या है, एल्जर्नॉन चार्ल्स स्विनबर्न, प्री राफेलाइट मूवमेंट। आर्थर ह्यूज क्लफ पर अर्नोल्ड ने कौन सा पोयम लिखा था? थायरिसिस। उसके बाद एक और पोएट है जेम्स टॉमसन। इनका एक पोयम है द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट। एक हल्का सा मेंशन किया गया है, कोई बहुत ऐसा वो नहीं है, द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट। और इन्होंने अपनी पोयम में पैटर्न जो एडॉप्ट किया है वह पैटर्न वही है जो बाद में हमें टीएस एलियट की पोयम द वेस्टलैंड वगैरह में देखने को मिलता है। जो क्वेश्चन और आएगा वो जीरार्ड मैनले हॉपकिंस से आएगा। जीरार्ड मैनले हॉपकिंस को शॉर्ट फॉर्म में जीएम हॉपकिंस कहा जाता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है जो हर एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है? एक क्वेश्चन ये बनता है कि कर्टल सॉनेट, CURTAIL, कर्टल सॉनेट का आविष्कार इन्होंने किया। कर्टल सॉनेट कौन सा सॉनेट है? 10.5 लाइन का सॉनेट, कर्टल सॉनेट। जो दूसरा और क्वेश्चन बनता है कि कर्टल सॉनेट का एक एग्जाम्पल जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है उसका नाम है पाइड ब्यूटी। पाइड ब्यूटी, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कर्टल सॉनेट। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है स्प्रंग रिदम, एक नया रिदम का पैटर्न या मीटर आप कह सकते हैं, RHYEH, स्प्रंग रिदम।
ये जो पैटर्न है स्प्रंग रिदम का, ये किसकी देन है? ये जो पैटर्न है स्प्रंग रिदम का, ये मैथ्यू ऑर्नोल्ड की देन, सॉरी जीएम हॉपकिंस की देन है। इसमें टू स्ट्रेस्ड सिलेबल का यूज किया गया है, टू स्ट्रेस्ड स्ट्रॉन्ग सिलेबल। इसके अलावा इनका और भी जो पोयम है, जैसे जो जितनी चीजें मैंने आपको बताया ये तो है ही है, और भी कुछ चीजें हैं कि ये विक्टोरियन एज के तो पोएट थे, लेकिन ये विक्टोरियन एज के पोएट उस रूप में थे थीमेटिकली, लेकिन अपने टेक्निक की वजह से, अपने इनोवेशन की वजह से वो पहले मॉडर्न पोएट भी कहे जाते हैं। ही वाज द फर्स्ट मॉडर्न पोएट, ही वाज द फर्स्ट मॉडर्न पोएट। तो जस्ट मेरे साथ आप रिपीट करिए कि हु वाज द फर्स्ट मॉडर्न पोएट? Gerard Manley Hopkins. G.M. Hopkins, sir. या जिरार्ड मैनले हॉपकिंस। हु इन्वेंटेड स्प्रंग रिदम एंड कर्टल सॉनेट? GM Sir, Hopkins. G.M. Hopkins. What do you mean by curtal sonnet? Sir, poem of Curtain G.M. sonnet Hopkins. means, sir, 10.5 लाइन की Then- poem, sir. 10.5 लाइन की poem. Any example? Sir, Pied Beauty. Pied Beauty. Find beauty. Yeah, Pied Beauty. अब आप देखिएगा कुछ पॉइंट्स है, ये सब आपको मैंने बता दिया, कुछ उसमें वो नहीं है। इनकी एक पोयम है पाइड ब्यूटी, जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है, पाइड ब्यूटी। इनका एक पोयम है द विंड हावर, बाकी 10 लाइन का सॉनेट कर्टल सॉनेट है। और भी इनकी कुछ पोयम है, जैसे जो है दाउ आर्ट इंडीड जस्ट लॉर्ड, जिसमें वो बताते हैं कि उनका एक कंप्लेन है कि कैसे जो सीनियर लोग हैं दे आर जस्ट living prosperous life, and one who is very loyal to God, one who is very devoted to God, they don't have any prosperous life. So these things you find यहाँ पर। तो ये सारी बातें किससे रिलेटेड रही है? जिरार्ड मैनले हॉपकिंस से। तो यू केम टू नो अबाउट एडवर्ड फिट्जजेराल्ड, जिन्होंने उमर खयाम की पर्सियन पोयम रुबैयात का ट्रांसलेशन किया है, और उसी पर जो है मैथ्यू अर्नोल्ड का सोहराब और रुस्तम आधारित है। आपने जेम्स टॉमसन का द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट्स के बारे में जाना, और ये भी जाना कि उन्होंने वही कॉन्सेप्ट लिया है जो टी.एस. एलियट ने अपने द वेस्टलैंड में और अदर पोएम्स में लिया हुआ है। देन यू केम टू नो अबाउट जीएम हॉपकिंस की पहले मॉडर्न एज के पहले पोएट हैं, और टेक्निकली लेकिन थीमेटिकली वो विक्टोरियन एज के। थीमेटिकली का मतलब थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और टेक्निकली मतलब कुछ नया चीज उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और कर्टल सॉनेट की बात मैंने आपसे किया, मैंने आपसे जो है स्प्रंग रिदम की बात किया, मैंने आपसे पाइड ब्यूटी की बात की, मैंने आपसे उनकी पोयम दाउ आर्ट इंडीड जस्ट लॉर्ड को मैंने बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि उनका एक और पोयम है द विंड हावर। टेरिबल सॉनेट का भी एक कॉन्सेप्ट है। टेरिबल सॉनेट वह होता है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट मैटर को लाए जो थोड़ा सा डरावना होता है, उसी से उसका नाम टेरिबल सॉनेट रखा है। उसके अलावा आप ये जानते हैं कि यहाँ पे एक और पोएट का नाम है कोवेंट्री पैट मोर। द प्री राफेलाइट्स इन्फ्लुएंस्ड हिम, मैरिज, लव एंड फेथ। ये नाम आप सुने रहिए, इससे आपको कोई बहुत मतलब नहीं है। देन यू फाइंड हियर एक पोएट है दांते गैब्रियल रॉसेटी। ये सब अब जितने ये पोएट आएंगे ये सब प्री राफेलिट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं ज्यादातर। दांते गैब्रियल रॉसेटी का एक पोयम है द ब्लेस्ड एट डायमोसल, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और दांते गैब्रियल रॉसेटी जो है प्री राफेलिट ब्रदरहुड से बिलोंग करते हैं, और ये 1848 में यह स्कूल ऑफ मूवमेंट आया हुआ था। और इसी प्री राफेलिट स्कूल को जो है बुचनन एक क्रिटिक थे, रॉबर्ट बुचनन ने, उन्होंने कहा था द फ्लेशी स्कूल ऑफ पोइट्री। और जो दांते गैब्रियल रॉसेटी है उनका एक वर्क है बैलाड्स एंड सोनेट, ये 1881 में पब्लिश हुआ था। और उनका जो वर्क है उसमें मिस्टिसिज्म है, मेडिवल सेटिंग है, फेरीज का जिक्र है, नाइट्स का जिक्र है। जो कीट्स का पैटर्न था लगभग उस पैटर्न पर लेकर चलते हैं। तो आप मुझे सबसे बताइए, पहले बताइए कि दांते गैब्रियल रॉसेटी किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, किस स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करते हैं? Sir, Flassy School of Poetry. Leslie School. या प्री राफेलाइट। और प्री राफेलाइट स्कूल ऑफ पोइट्री को किसने द फ्लेशी स्कूल ऑफ पोइट्री कहा है?
रॉबर्ट बुचनन सर, रॉबर्ट बुचनन। रॉबर्ट बुचनॉन ने कहा होगा। द ब्लेस्ड डैमोजल किसका क्रिएशन है? द ब्लेस्ड डैमोजल डीजी रोसिटी। डीजी रॉसिटी का। और जो प्री रैफेलेट स्कूल ऑफ पोइट्री है, ये कब इस टाइप, मतलब कब इसको जो है एक तरह से कहा जाए कि इसका इट वाज फाउंडेड, या इट्स फाउंडेशन वाज लेड डाउन, या इट वाज 1848 1848 में। 48 और इसका नाम प्री रैफेलेट ब्रदरहुड क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि इस पोइट्री में या पोयम में पिक्टोरियल इमेज है, और कैरेक्टर्स हैव बीन प्रेजेंटेड इन दिस वे एज दे हैव फ्लेश एंड ब्लड। उनके अंदर फ्लेश और ब्लड का कॉन्सेप्ट है, या जो है वो एकदम से लिविंग फॉर्म में है। इस तरह की सिचुएशन को प्रेजेंट किया गया है। किसका कलेक्शन है बैलाड्स एंड सॉनेट? सर डीजी रोसिटी। सर डीजी रोस्ती। ओके, दैट्स गुड। उसके बाद एक नई जो है पोएटेस है, क्रिस्टीनिया जॉर्जिना रॉसिटी। और ये जो क्रिस्टीनिया जॉर्जिना रॉसिटी है, प्रोज और पोइट्री दोनों में इन्होंने लिखा है। नर्सरी राइम्स लिखा, नर्सरी राइम्स मतलब बच्चों की पोयम इन्होंने लिखा हुआ है। और लेकिन उनका जो एक तरह से कहा जाए, जो उनका फेम है वो डिपेंड करता है किस पर? उनके वर्क गॉबलिन मार्केट पर, GOBLIN, गॉबलिन मार्केट पर, जो एक नैरेटिव पोयम है इस पर। और ये भी फ्लेशी स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करती है। तो क्रिस्टीना जॉर्जिना रॉसिटी नर्सरी पोयम भी लिखी हुई है, विक्टोरियन एज की पोएटेस है। उनका इंपॉर्टेंट वर्क है गॉबलिन मार्केट करके। रॉबर्ट ब्रिज एक पोएट है, इनका पोयम का नाम है लंदन स्नो। WH हेनली एक पोएट है, इनकी पोयम है पीरियोडिकल लाइक लंदन। कुछ उनका वर्क है, क्रिटिकल वर्क है। और द निकर ऑफ नार्सिसस, ये चीजें, द न्यू रिव्यू, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। बाकी ये प्री रैफेलेट स्कूल है, तो प्री रैफेलेट स्कूल में मैंने अभी आपको बताया, ये 1848 में ये स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था। डीजी रॉसिटी, दांते गैब्रियल रॉसिटी इसके फाउंडर मेंबर में से थे। और ये जो स्कूल था, ये जो है जो जो एक पेंटर थे जिनका नाम था रफेल। रफेल से पहले जो पेंटिंग में स्टाइल थी, जो मिडिल एज की थी, उसको जो है इन लोगों ने पोइट्री में अडॉप्ट किया। जैसे पिक्टोरियल इमेज, वी हैव टू यूज सच वर्ड्स, जो पिक्चर के थ्रू, जो पिक्चर वर्ड पिक्चर के कॉन्सेप्ट में, लेकिन जो स्टाइल था वो पेंटिंग से लिया गया था। इसी को जो फ्लेशी स्कूल ऑफ पोइट्री कहा गया, क्योंकि उसके कैरेक्टर ऐसे नजर आते थे जैसे दे आर द लिविंग कैरेक्टर, दे हैव फ्लेश एंड ब्लड। तो उसको फ्लेशी स्कूल ऑफ पोइट्री रॉबर्ट बुचनॉन ने कहा था। और उसकी जो सेटिंग है मेडिवल एजेस में है, उसमें नाइट्स का जिक्र है, फेरीज का जिक्र है, रोमांटिसिज्म है, सेंसेशन है, जैसा कीट्स का जो पैटर्न था लिखने का। ये सब चीजें इस स्कूल की रही है, जो है मतलब रियलिटी से थोड़ा सा दूर रहे। ये सब यहाँ पे बातें बताई गई है। और इसमें जैसे मैंने बताया ना, मेडिवल एज का सेटिंग है, और ऑल दीज थिंग्स है। उसके अलावा एक दूसरा मूवमेंट आता है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट या ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। ये जो है मूवमेंट जो था, रिलीजियस मूवमेंट था, और इसमें रिलीजन को रिवाइव करने की बात रही है। ऑक्सफोर्ड या ट्रैक्टेरियन जो मूवमेंट था, ये तरह एक इसमें जो है दो नाम था। एक तो जॉन केबल रहे हैं, वो रहे हैं। जॉन केबल के अलावा अगर आप देखेंगे कि जॉन केबल का वर्क था नेशनल एपोस्टेसी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इसमें जो है, जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसको रिवाइव करने की बात चल रही थी। तो यह एक रिलीजियस मूवमेंट था जो है। और वो जो मूवमेंट रहा, प्री रैफेलेट मूवमेंट, वह पोएटिक मूवमेंट था। बाकी जो है डीजी रॉसिटी अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कोई इसमें वो नहीं कि उनकी पोयम द ब्लेस्ड डेमोजेल है, वो एक जर्नल निकालते थे, द जर्म नाम का जर्नल निकालते थे। और उनका कलेक्शन द बैलाड्स एंड सॉनेट रहा है, द कन्फेशन उनका पोयम रहा है। ऑल दिस थिंग्स यू सी। देन यू फाइंड हुम, देन यू फाइंड विलियम मॉरिस को आप देखते हैं। विलियम मॉरिस का वर्क है द अर्थली पैराडाइज है, द ड्रीम ऑफ जॉन पॉल एंड न्यूज फ्रॉम नोवेयर है। एसी स्विनबर्न को यू फाइंड की, एसी स्विनबर्न उनका जो है क्या है, अटलांटिया इन केलिडान है। ऑल दीज थिंग्स यू सी। तो एट अ ग्लांस में मैंने आपको एक बता दिया कि एसी स्विनबर्न हो गए, विलियम मॉरिस हो गए, डीजी रॉसिटी हो गई, क्रिस्टीना रॉसिटी हो गई, प्री रैफेलेट मूवमेंट हो गया। प्री रैफेलेट के अलावा आपका जो है
ऑक्सफोर्ड या ट्रैक्टेरियन मूवमेंट जो विक्टोरियन एज में आया था, जो एक रिलीजियस मूवमेंट था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था, जॉन केबल उसमें एक बड़ा नाम रहा है, और ये सब चीजें रही है। और कल से हमें जो बात करना है वो विक्टोरियन नॉवलिस्ट पे बात करनी। तो नाउ टुडे आई हैव कंप्लीटेड, जो लेक्चर था वो किससे रिलेटेड था, विक्टोरियन पोएट से रिलेटेड था। तो होप कि आपको कवर हो गया ये सारी चीजें। बस आपको पॉइंट ये ध्यान में रखना क्या मैंने कवर किया। इंपॉर्टेंट में मैंने मैथ्यू अर्नोल्ड कवर किया, इम्पोर्टेंट वर्क में मैंने जीएम हॉपकिंस को कवर किया, बाकी तो सब माइनर थे। प्री रैफेलिट स्कूल मैंने कवर किया, मैंने जो है ऑक्सफोर्ड और ट्रैक्टेरियन मूवमेंट मैंने कवर किया, और उसके अलावा जो आपके प्री रैफेलिट मूवमेंट से जो राइटर है, एसी स्विनबर्न, डीटी रॉसेटी, क्रिस्टीना रॉसेटी, विलियम मॉरिस, उन सबको लेकर के बात हुई है। तो जस्ट कंक्लूडिंग हियर, अगर किसी को कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो यू कैन शेयर, otherwise I have to give the final touch to this lecture. ठीक,